आइए आज एक ऐसे दिलचस्प और हैरान कर देने वाली कहानी का विश्लेषण करते हैं जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एक ऐसा मामला जहां सरहद पार से रची गई एक बेहद खतरनाक आतंकी साजिश किसी बड़े हथियार या कूटनीति से नहीं, बल्कि एक निहायती अजीब और व्यक्तिगत सनक की वजह से पूरी तरह नाकाम हो गई। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास यहीं से शुरू होता है। मतलब सोचिए, एक तरफ उम्मीद ये थी कि पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा का एक खूंखार आतंकी भारत में स्लीपर सेल बनाएगा और बड़े हमले करेगा, लेकिन असलियत में क्या हुआ? असलियत में वो अपने झड़ते बालों को लेकर इतना गहरे डिप्रेशन में चला गया कि उसका पूरा फोकस आतंकी मिशन से हटकर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए एक हेयर ट्रांसप्लांट खोजने पर आ टिका। अब इस पूरे मामले की शुरुआत को देखते हैं, जो शुरुआत में किसी भी एंगल से मजाकिया नहीं थी। एनआईए और श्रीनगर पुलिस जिस खतरे को ट्रैक कर रही थी वो बहुत गंभीर था। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद उस्मान जट की, जो पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है और आतंकी दुनिया में इसे चाइनीज के नाम से जाना जाता है। इसके साथ था अब्दुल्ला, जिसे अबू हुरैरा भी कहते हैं। पुलिस के मुताबिक ये लश्कर का सबसे लंबे समय तक बचा हुआ आतंकी था। इनका मिशन बिल्कुल साफ था, जम्मू कश्मीर के बाहर जाकर नए स्लीपर सेल और आतंकी ठिकाने तैयार करना। मकसद सिर्फ एक था, हर हाल में दहशत फैलाना। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी उम्मीद शायद किसी खुफिया एजेंसी ने नहीं की होगी। पूछताछ में एक बहुत ही अहम बात निकलकर सामने आई। उस्मान को पाकिस्तान के आतंकी कैंपों में कश्मीर की जो तस्वीर दिखाई गई थी, जमीन पर हालात उससे बिल्कुल अलग निकले। जब वो घाटी में पहुंचा तो उसे समझ आ गया कि जो प्रोपेगेंडा उसे फीड किया गया था उसका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। और इस रियलिटी चेक ने एक बहुत ही व्यक्तिगत भटकाव को जन्म दिया, और वो भटकाव था उसका हेयर लॉस। उस्मान की सबसे बड़ी चुनौती अब सुरक्षा बल नहीं थे, बल्कि उसकी तेजी से पीछे खिसकती हुई हेयरलाइन बन गई थी। उसने पूछताछ में बताया कि सालों से उसके बाल झड़ रहे थे और इस बात ने उसके आत्मविश्वास को बुरी तरह से तोड़ दिया था। ये सुनना अपने आप में कितना अजीब लगता है कि एक खूंखार मिशन पर आया शख्स अपने बालों की वजह से परेशान था। उसे लगता था कि हेयर ट्रांसप्लांट तो शायद सिर्फ पश्चिमी देशों के अमीर लोग ही करवा पाते हैं। और यहीं से इस पूरी कहानी में एंट्री होती है श्रीनगर के एक हेयर क्लिनिक की, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कैसे एक आतंकी के इस अजीब शौक ने उसे स्थानीय नेटवर्क पर निर्भर होने के लिए मजबूर कर दिया, ये समझना बहुत दिलचस्प है। पर आगे बढ़ने से पहले एक खास टर्म को समझना बहुत जरूरी है। OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स। ये वो लोग होते हैं जो आम नागरिकों की तरह हमारे समाज में ही रहते हैं, लेकिन छुपकर आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट, छुपने के लिए सेफ हाउस और दूसरी जरूरी मदद मुहैया कराते हैं। उस्मान की इसी बालों की समस्या ने उसे इस पूरे नेटवर्क के सामने ला खड़ा किया। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। सबसे पहले उस्मान श्रीनगर में पाकिस्तानी आतंकियों जरगाम और अबू हुरैरा से मिलता है। फिर जरगाम उसे एक ऐसे दुकानदार से मिलवाता है जिस पर वो बहुत भरोसा करता था। बातचीत के दौरान उस्मान की नज़र उस दुकानदार के सिर पर जाती है। उसने खुद हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ था। बस फिर क्या था, उस्मान उस दुकानदार के पीछे ही पड़ जाता है और आखिरकार उसे अपना ट्रांसप्लांट अरेंज करने के लिए मना ही लेता है। इस चक्कर में उस्मान को श्रीनगर के एक क्लिनिक में कई बार जाना पड़ा और यहाँ तक कि कुछ रातें शहर में बितानी पड़ी। पहचान छुपाए रखने के बजाय क्लिनिक के चक्कर काटने की इस जिद ने उसे OGW नेटवर्क के सामने पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। अब बाल तो ट्रांसप्लांट हो गए, पर इसके बाद क्या? इसके बाद शुरू होता है भारत से भागने का प्लान। उस्मान का ये सफर किसी आतंकी साजिश से ज्यादा एक अजीबोगरीब रोड ट्रिप जैसा लगने लगता है। वो लाहौर से निकला, कश्मीर पहुंचा, जहां उसका मिशन पूरी तरह डिरेल हो गया। फिर वो श्रीनगर के क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट करवाता है। इसके बाद वो और अबू हुरैरा जम्मू पहुंचते हैं और वहां से सीधे स्लीपर बस पकड़कर पंजाब के मलेरकोटला में जाकर छुप जाते हैं। मलेरकोटला में छुपने के दौरान की गतिविधियां तो बिल्कुल किसी डार्क कॉमेडी जैसी हैं। वहां ये आतंकी आखिर कर क्या रहे थे? अधिकारियों के मुताबिक उस्मान अपना ज्यादातर समय टर्किश टीवी शोज बिंज वॉच करने में बिताता था। साथ ही वो अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहा था और भारत से भागने का एक सॉलिड प्लान बना रहा था। एक मोस्ट वांटेड आतंकी का ऐसा रूटीन यकीनन काफी हैरान करने वाला है। और भारत से भागने के लिए उसे अब हथियारों की नहीं, बल्कि आम सरकारी दस्तावेजों की जरूरत थी। एक असली आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक पासपोर्ट।
पहचान छुपाने और देश छोड़ने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स का जुगाड़ करना ही अब उसका सबसे बड़ा मिशन बन चुका था। लेकिन सोचने वाली बात है कि उस्मान ये सब खुद से कैसे प्लान कर रहा था। दरअसल वो एक पहले से तैयार ब्लूप्रिंट को फॉलो कर रहा था। वो उमर उर्फ खरगोश नाम के एक और वांटेड आतंकी की तरह भागना चाहता था। अधिकारियों के मुताबिक ये खरगोश कराची का रहने वाला था, जो 2012 के बाद भारत में घुसा था। उसने 2014 में जयपुर से एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया, फिर वो इंडोनेशिया भाग गया और वहां से किसी गल्फ कंट्री निकल गया। उस्मान जट बिल्कुल इसी खरगोश ब्लूप्रिंट को अपनाकर फरार होने का सपना देख रहा था। पर जैसा कि हम जानते हैं, उसके ये सपने कभी पूरे नहीं हो पाए। अप्रैल की शुरुआत में भारतीय खुफिया एजेंसियों और पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी। श्रीनगर पुलिस और एनआईए ने मोहम्मद उस्मान जट और अबू हुरैरा को धर दबोचा। और इतना ही नहीं, उस्मान ने पूछताछ में जिन जिन लोगों के नाम लिए, उनकी मदद से सुरक्षा बलों ने उत्तर कश्मीर और श्रीनगर में फैले हुए एक बहुत बड़े OGW नेटवर्क को भी पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। एक आतंकी की अपने लुक को लेकर सनक ने खुफिया एजेंसियों को सीधे एक पूरे के पूरे सपोर्ट सिस्टम तक पहुंचा दिया। ये गिरफ्तारी यकीनन एक बड़ी जीत है, लेकिन जांच अभी खत्म नहीं हुई है। एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी अपनी जगह कायम है। इस पूरे लोकल नेटवर्क में और कितने चेहरे छुपे हैं जिन्होंने इन आतंकियों की मदद की? एनआईए अभी भी इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि इस आतंकी नेटवर्क को आखिर और कहां-कहां से मदद मिल रही थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कई और राज बेनकाब होंगे। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।